नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टैक्स की न्यू क्लास में। आज हम लोग नया चैप्टर भी देखेंगे। आज हम नया चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे और जो छुटमुट दो चार कॉन्सेप्ट्स रह गए थे लास्ट क्लास में। चैप्टर था आपका रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम के कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स बचे हुए थे, वो कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट चैप्टर की भी, दैट मींस सेट ऑफ की भी और आरओआई की भी, रिटर्न ऑफ इनकम की भी। ठीक है, ठीक है जी। चलिए फटाफट सबसे पहले अपनी बुक निकाल लो, आज की डेट डाल लो और रिवीजन शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको क्या क्या पढ़ाया था? सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। फटाफट इधर से देखेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में आपने देखा था कि दो हेड आते हैं, एक इंट्रा हेड आता है, एक इंटर हेड आता है। इंट्रा हेड का मतलब एक हेड के अंदर ही आप लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं विद इन द सेम हेड। और इंटर हेड की अगर मैं बात करूं तो एक हेड की इनकम को, एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ किया जा रहा है, दैट इज विद डिफरेंट हेड। सेक्शन 70 कहता है सैलरी में कोई लॉस नहीं होता, इसलिए इंट्रा हेड लॉस एडजस्टमेंट कोई बात ही नहीं आएगी। हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस होता है तो हाउस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की ही इनकम से सेट ऑफ होगा। पीजीबीपी के जो लॉस की बात थी, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, वो आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं? सर केवल बिजनेस लॉस, एनी बिजनेस लॉस। नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम आएगा। यहाँ पे कल हमने गलत लिख दिया, कल हमने क्या लिखा गलत, कोई बात नहीं, अभी इसको ठीक कर देंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं। चलिए फटाफट देखिए एक बार। चलिए जी, तो यहां पर आएगा आपका बिजनेस इनकम। अगर आपका नॉर्मल बिजनेस लॉस हुआ तो आप उसको, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, इंट्रा हेड की। इंट्रा हेड में एक हेड के अंदर अंदर हम बात करेंगे, तो अगर नॉर्मल बिजनेस लॉस आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं किसी भी बिजनेस इनकम से। लेकिन अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है या फिर कहूं मैं स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, ये अपने ही रिस्पेक्टिव इनकम से सेट ऑफ होंगे। अगर इन दोनों में कोई भी लॉस है, लॉस फ्रॉम दीज बिजनेसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट रिस्पेक्टिव बिजनेस इनकम ओनली। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको कल करवाए थे। उसके बाद आया था कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में ये है कि कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। आईएफएस में हम लोगों ने बात की थी कि अगर आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है या कैजुअल इनकम है तो इसका लॉस कभी भी सेट ऑफ की कोई बात नहीं आएगी। लेकिन एनी अदर लॉसेस है तो उसके सेट ऑफ की बात आएगी, उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं। सेक्शन 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट में मतलब एक हेड की दूसरे हेड के साथ लॉस की सेट ऑफ होगा। सैलरी, सैलरी से आप कोई भी लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन पीजीबीपी का लॉस कभी भी सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी, लॉसेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ विद अदर हेड। अदर हेड के साथ हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सेट ऑफ किए जा सकते हैं, बट मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपए तक ही एडजस्टमेंट पॉसिबल है। लॉसेज ऑफ अदर हेड कैन बी सेट ऑफ इन हाउस प्रॉपर्टी, यस अलाउड है। पीजीबीपी, लॉसेज ऑफ पीजीबीपी कैन बी सेट ऑफ एनी हेड। आप किसी भी हेड के साथ पीजीबीपी के लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सैलरी हेड के साथ आप कभी भी सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बात आती है कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूं तो लॉसेज ऑफ अदर हेड कैन बी सेट ऑफ विद द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के साथ आप अदर लॉसेज को सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल गेन के लॉसेज को आप अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉसेज ऑफ कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ विद द अदर हेड्स। आईएफएस की बात करूं, आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लॉसेज ऑफ अदर हेड कैन बी सेट ऑफ बट नो लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम कैजुअल इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज में सबसे पहले अगर मैं बात करूं हाउस प्रॉपर्टी की, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले 8 साल के लिए और सेट ऑफ विद द सेम हेड ओनली। आगे फ्यूचर में जाकर आप हाउस प्रॉपर्टी से ही इसको सेट ऑफ कर पाओगे
फाइलिंग ऑफ आरओआई ऑन टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, टाइम पर नहीं भरनी है लेकिन भरनी जरूर है, बिलेटेड भरोगे तो भी चलेगा। पीजीबीपी की बात करूं तो नॉर्मल बिजनेस लॉस को आप 8 साल तक, 8 असेसमेंट ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को आप 4 असेसमेंट ईयर तक, और स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को आप अनलिमिटेड आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सेट ऑफ विद इन द सेम हेड ओनली, आप सेम हेड में ही सेट ऑफ करोगे। फाइल लॉस रिटर्न आपको करना है, लॉस रिटर्न ऑन टाइम भी भरना जरूरी है, अदरवाइज आपको क्या नहीं मिलेगी, लॉस सेट ऑफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूं, कैपिटल गेन सेक्शन 74 में डील करता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो दोनों लॉसेस को आप 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सेट ऑफ विद इन द सेम हेड ओनली, आपको लॉस की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और टाइम पर फाइल करनी पड़ेगी। आईएफएस में लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस, आप उसको 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फ्यूचर में जाके ये सिर्फ इसी इनकम के साथ सेट ऑफ होगा, किसी और के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। यस और नो? यस सर। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस, आप लॉसेस को किस ऑर्डर में सेट ऑफ करेंगे, जो भी आप लॉसेस हैं आप उसको फॉलोइंग ऑर्डर में सेट ऑफ करेंगे। सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेंगे, फिर करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, अगर है तो फिर करंट ईयर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, अगर है तो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस, अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। ये एक सीक्वेंस है, अगर आपको बिजनेस में लॉस है तो आप इस सीक्वेंस में इनको सेट ऑफ करेंगे। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस जरूर देखेंगे। रिटर्न ऑफ इनकम, उसके बाद मैंने आपका चैप्टर शुरू करवाया था रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम में ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ IROI, रिटर्न ऑफ इनकम भरने की ड्यू डेट क्या होती है सर? ITR भरने की ड्यू डेट होती है इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई, अगर किसी का टैक्स ऑडिट है तो 31 अक्टूबर, और कंपनी के केस में 31 अक्टूबर। एंड अगर किसी की ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट जानी है, टीपी रिपोर्ट जानी है, तो फिर उस केस में 30 नवंबर की ड्यू डेट आती है। लॉस रिटर्न की अगर मैं बात करूं, लॉस रिटर्न इफ एनी एसएससी वांट्स टू कैरी फॉरवर्ड लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी कैपिटल गेन, देखिए जी ध्यान से, लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी कैपिटल गेन ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, दर मस्ट फाइल लॉस रिटर्न विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, आपको विद इन टाइम रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। रिटर्न तो हर केस में, अगर आपको लॉस कोई भी कैरी फॉरवर्ड करना है, रिटर्न तो भरोगे तभी कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन ऑन टाइम कौन कौन सी करनी है इन 3 लॉसेस के केस में? पीजीबीपी में लॉस हुआ, कैपिटल गेन में लॉस हुआ, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस में लॉस हुआ। If above return is not filed on time, then losses cannot be carried forward. 2 losses can be carried forward even if loss return is not filed on time. अब बेशक आप उसको टाइम पर फाइल ना करो रिटर्न को, फिर भी आप इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैसे? जिसमें 2 लॉसेस हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और एक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बात करके चलते हैं। वी हैव टू फाइल लॉस रिटर्न ऑन टाइम फर्स्ट ईयर ओनली, आपको सिर्फ और सिर्फ पहले साल में जो लॉस रिटर्न है वो टाइम पर भरनी है, उसके बाद उसके आगे आपको टाइम पर भरने की कोई दरकार नहीं है। ठीक है जी? ठीक है सर। कुछ सेक्शंस मैंने वैसे करवाए थे, आपको नोट डाउन। हाँ जी, पैन लिंक आधार लिंक, पैन लिंक आधार लिंक लास्ट डेट जा चुकी है सर 2023 में। अब उसका क्या लगता है सर? उसका लगता है पेनल्टी फीस, उसके कितने रुपए? 1000 रुपए लगती है सर। नया पैन कार्ड अगर अप्लाई करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड से लिंक होके आता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर रखा है, जब आप पैन अप्लाई करोगे तो आधार कार्ड नंबर देना जरूरी है, दैट्स व्हाई वो लिंक होकर आता है। आरओआई मैंडेटरी किस किस केसेस में आरओआई मैंडेटरी? सर कंपनी के केस में आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम भरना मैंडेटरी है, चाहे आप लॉस में हो चाहे आप प्रॉफिट में हो। आरओआई कंपनी के केस में, फर्म के केस में, फर्म इंक्लूड एलएलपी, चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। लेकिन आरओआर एक केस मैंने आपको बताया था, अगर आप आरओआर हो, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, अगर आपकी एसेट आउटसाइड इंडिया है या आपकी साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, तो भी आपको रिटर्न भरना इंडिया में कंपल्शन है। इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आप कब रिटर्न भरेंगे? सर हम रिटर्न भरेंगे अगर हमारी टोटल इनकम बिफोर गिविंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से और एग्जम्पशन 54 की सीरीज से एग्जम्पशन से पहले, चैप्टर 6 से डिडक्शन से पहले अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम एक्सीड कर जाती है तो रिटर्न ऑफ इनकम भरना मैंडेटरी हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक केसेस भी उन्होंने बताए थे,
अगर आपका करंट अकाउंट में डिपॉजिट एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ से, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट एक्सीड कर जाता है 50 लाख से, और अगर आप फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं, अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर देते तो आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। अगर आपका बिजनेस, आपकी सेल चली गई 60 लाख से, 60 लाख या उससे ऊपर, अगर आपका प्रोफेशन है, आपकी सेल चलेगी 10 लाख या उससे ऊपर, तो आपकी रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा। अगर आपका टीडीएस कटा है 25,000 या उससे ज्यादा और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000, तो इन सब केसेस में आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। बोलो यस और नो? यस सर, इन केसेस में रिटर्न भरना मैंडेटरी है। चलिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न। सबसे पहले देखा था बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न में सेक्शन था 139(4) की आप अगर आपकी रिटर्न लेट हो जाती मतलब 31 जुलाई, 31 अक्टूबर एंड 30 नवंबर, अगर ये ड्यू डेट क्रॉस हो जाती है तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन कब तक फाइल कर सकते हैं? 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक ही आप फाइल कर पाएंगे, उसके बाद आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। रिवाइज रिटर्न, हाँ जी, रिवाइज कर सकते हैं रिटर्न को। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो वो भी कब तक? 31 दिसंबर तक आप रिवाइज कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? हाँ जी, बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं। क्या रिवाइज रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ रिटर्न, हर तरह की रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेक्टिव रिटर्न एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर एओ को कुछ भी पता चला कि इसमें कुछ अर्थमेटिकल एरर, कुछ गलती है, तो वो एसएससी को नोटिस भेज देता कि आप अपना ये करेक्शन ठीक करो। अगर एसएससी 15 दिन के अंदर अंदर या फिर टाइम एक्सटेंडेड के अंदर अंदर वो रिप्लाई कर देते तो ठीक है, नहीं तो वो रिटर्न मान ली जाती है इनवैलिड हो जाएगी, वोड एब इनिशियो, वो रिटर्न ही नहीं मानी जाएगी कि आपने रिटर्न फाइल की है। और क्या ये टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है? हाँ सर, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। अगर आपने बाई चांस मान लो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में भी रिटर्न फाइल नहीं की, तो आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लगाकर अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बोलिए जी, यहां तक कल हम लोगों ने पढ़ा था? हाँ सर, कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। चलो, आज कुछ 2-4 छोटे-मोटे सेक्शन है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की लड़ाई लगा देंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग, चलो, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर क्या होता है? जैसे 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 आप चैप्टर निकालेंगे और पेज नंबर निकालेंगे, चैप्टर निकालेंगे 15 और पेज नंबर निकालेंगे 15.15। देखिए हुआ क्या, कहानी बहुत सिंपल सी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने, सीएस बने। सीए लोग भैया फीस तो हैवी चार्ज करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने साल मेहनत की होती है, इतनी नॉलेज गेन की होती है कि आपकी रिटर्न भरने के लिए वो हर तरीके से संभव प्रयास करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं आप लोगों के लिए, तो वो रिटर्न हाई चार्ज करते हैं, पैसा हाई चार्ज करते हैं रिटर्न के लिए। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि सीए साहब ने तो लूट मचा रखी है। बोला जी कैसे लूट मचा दी? बोले तो हाई पैसा चार्ज करते हैं, हाई अमाउंट चार्ज करते हैं। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम एक अपना बंदा या फिर हम एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, अगर जो जो बंदे उस एग्जामिनेशन को पास कर जाएंगे उनको हम स्टेटस देंगे टीआरपी का, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। ये वो लोग हैं जो टैक्स रिटर्न भरते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन, आपका मतलब एसएससी के पास ऑप्शन है, आप चाहो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिटर्न भरवा सकते हो, सीए से चाहो तो टीआरपी से रिटर्न भरवा सकते हो। लेकिन टीआरपी से कौन रिटर्न भरवाता है यार? सब सीए से ही रिटर्न भरवाते हैं, उनको पता है कि ये भी कितना पैसा लेंगे, ज्यादा कम तो ये भी नहीं लेंगे। और बड़ी एक अच्छी बात मैं इस बात पर कहता हूँ हमेशा कि जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं क्लिनिक पर जाते हैं,
इंजेक्शन वगैरह लगवाना होता है तो हमेशा आप डॉक्टर को प्रेफर करते हैं, ना कि कंपाउंडर से इंजेक्शन लगवाते हैं। आपको पता है अगर मैंने इंजेक्शन कंपाउंडर से लगवाया तो हो सकता है वो इंजेक्शन मेरा पक जाए, कुछ नुकसान हो जाए, स्वेलिंग आ जाए, ब्लड ज्यादा निकल जाए, पेन ज्यादा हो। इसीलिए हमेशा एक बात कही जाती है, जब भी आप अपने रिटर्न वगैरह भरें तो प्रोफेशनल से भरवाएं, क्योंकि प्रोफेशनल ही प्रोफेशनल होता है, वो आपके रिटर्न ठीक भरता है, कल को नोटिस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बरोबर बरोबर सर। तो टीआरपीज आए, सेक्शन आया, कई बार पूछ लेता है कि भैया टीआरपीज क्या है क्या नहीं है, कब अप्लाई है, लेकिन ये लोग है वही, इनको ज्यादा बड़े काम नहीं दिए सरकार ने। इनको बोला आप लोग ज्यादा बड़े काम नहीं कर सकते, टैक्स ऑडिट आप लोग नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ रिटर्न भर सकते हो। रिटर्न तो कोई भी भर सकता है, एसएससी खुद भी भर सकता है, टैक्स ऑडिट की पावर नहीं दी इनको। मतलब नहीं नहीं, आप टैक्स ऑडिट नहीं कर पाएंगे, टैक्स ऑडिट थोड़ा सा बड़ी दिक्कत की बात है। आप अगर किसी नॉन रेजिडेंट की आईटीआर है, आप नहीं भर पाओगे, आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को उतनी नॉलेज नहीं दी जाती जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को दी जाती। तो नॉन रेजिडेंट की रिटर्न कौन भरेगा? सीए साहब भरेंगे, टीआरपीज नहीं भर सकते। वाह जी वाह। और टैक्स ऑडिट कौन करेंगे? सीए साहब करेंगे। रिटर्न ऑफ रिवाइज रिटर्न, रिवाइज रिटर्न भी आप नहीं कर सकते। मतलब आपने गलती कर दी रिटर्न भरने में पहली बार, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है आप रिटर्न रिवाइज। सर कैसे पता चलेगा? टीआरपीज की डिटेल जाती है, जब आप आईटीआर भरोगे ना, उसमें लास्ट में एक ऑप्शन आता है टीआरपीज, इनको कुछ नंबर वगैरह अलाउड, जैसे हमारा मेंबरशिप नंबर होता है 555 करके शुरुआत में, अभी बोल देता अपना मेंबरशिप नंबर, कोई बात नहीं। तो बड़ा लक्की नंबर है मेरा, थैंक यू। तो इनको भी, टीआरपीज को भी एक वो होता है, क्या होता है, एक नंबर अलॉट होता है, तो ये अपनी डिटेल्स उस रिटर्न में डालते हैं कि हाँ जी ये इस टीआरपी ने ये रिटर्न फाइल की है। तो अगर कोई रिवाइज रिटर्न होगी तो टीआरपी नहीं भर पाएगा, नॉन रेजिडेंट की रिटर्न होगी टीआरपी नहीं भर पाएगा, टैक्स ऑडिट होगा टीआरपी नहीं कर पाएगा, ये सब काम टीआरपीज नहीं कर सकते। फिर इन्होंने बोला कि ठीक है यार कोई बात नहीं, टीआरपीज नहीं कर सकते, लेकिन क्या सीए टीआरपी हो सकता है? नहीं, इन्होंने सेक्शन में साफ साफ मना कर दिया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टीआरपी नहीं हो सकता। कह रहा यार तुम बड़े काम संभालो, तुम कहाँ छोटे में घुस गए। हाँ ठीक है, किसी का अगर सीए नहीं निकला बाई चांस, खुदा न खास्ता, तो आप ठीक है करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप टीआरपी बन सकते हो, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, एक एडवोकेट नहीं बन सकता, लीगल प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता। टीआरपीज, यही सारी बातें इसमें लिखनी है। आओ फटाफट टीआरपीज के बारे में। ए TRP can file the return of a person or class of persons, but following returns cannot be filed by TRP। हाँ जी देखना, नंबर 1, आप टैक्स ऑडिट नहीं कर पाएंगे साहब। पर्सन covered under 44AB टैक्स ऑडिट, यस और नो? जी सर। आप नॉन रेजिडेंट की रिटर्न नहीं भर पाएंगे, आप रिवाइज रिटर्न नहीं कर पाएंगे, आप रिवाइज रिटर्न नहीं कर पाएंगे,
देख रहे हो आप लोग? जी सर। फॉलोइंग पर्सन्स कैन नॉट बी ए टीआरपी। ये पर्सन कभी भी टीआरपी नहीं हो सकते। नंबर 1 सीए साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट। नंबर 2 लीगल प्रैक्टिशनर। स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ persons. Following persons cannot be a TRP, chartered accountant, legal practitioner, specified class of person. ये इंसान कभी भी टीआरपी नहीं हो सकते। सर क्या एग्जाम में पूछ लेता है? पूछ भी लेता, नहीं भी पूछता, कोई कंपल्शन नहीं होती, बट आपको पता होना चाहिए, छोटा सा सेक्शन, 3-4 बातें। बात समझ रहे हैं आप? आइए आइए एक बार टीआरपीज 15.15 सबमिशन ऑफ आरओआई थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स 139B। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑलरेडी बता चुका हूँ, टू एनेबल लो इनकम लो टैक्स एबिलिटी टू प्रिपेयर फर्निश देयर आरओआई। टीआरपी सेल अफिक्सेस, मैंने क्या बोला था लास्ट में, टीआरपी की डिटेल जाती है, तो टीआरपी अपना सिग्नेचर लगाता है वहां पर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इंडिविजुअल हु होल्ड ए बैचलर डिग्री, मतलब बीकॉम, बीए from recognized Indian university institution, or individual who has passed intermediate level exam conduct by ICAI, ICSI, ICMAI, मतलब जहां पर आप लोग हो। पर लेकिन आप लोगों का मकसद ये थोड़ी बनना है यार, आप लोगों का मकसद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। Who can act as TRP, very important है साहब। Who can act as TRP other than scheduled bank, officer of scheduled bank, legal practitioner, chartered accountant, specified class of person, company, any person who accounts are required to audit 44AB। तो ये पर्सन्स कभी भी टीआरपीज नहीं हो सकते। एक कंपनी टीआरपी नहीं हो सकती, 44AD में जिसके अकाउंट्स टैक्स ऑडिट होने, वो नहीं हो सकता। ऑफिसर ऑफ शेड्यूल्ड बैंक नहीं हो सकता, जिसमें एसएससी का करंट अकाउंट मेंटेन है। लीगल प्रैक्टिशनर नहीं हो सकता। कंपनसेशन टू टीआरपी, आप लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट, आप रिटर्न भरवाने के मिनिमम 1000 रुपए देंगे, या फिर 30%, 3% of the tax paid by the SSC on the income. A TRP entitled to receive minimum compensation of 250 in total. If compensation received from department is less than 250, deficit is payable by SSC. SSC को 250 रुपए डिपार्टमेंट देगा, अगर कुछ डिफरेंशिएट हुआ तो फिर SSC से वो रिकवर करेगा। मिनिमम 250 तो वो लेगा ही लेगा। फॉलोइंग पर्संस कैन नॉट फर्निश आरओआई थ्रू टीआरपीज, कौन कौन? अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जिसका टैक्स ऑडिट होना है, या नॉन रेजिडेंट। हाँ जी, 2 मिनट लगा के एक बार इस सेक्शन को गो थ्रू करो, 2 मिनट लगा के इस सेक्शन को गो थ्रू करो। 139B, 139B थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू।
कि एक बार मेहनत करके पढ़ लो इसको। दो मिनट का समय और है आपके पास, फटाफट। अगला सेक्शन है आपका 234A। 234A इंटरेस्ट वाला। सर 234A का क्या मतलब है? 234A का मतलब है कि आप लोगों का मतलब, अगर एसएससी रिटर्न फाइल करता है लेट या रिटर्न ही नहीं फाइल करता, तो 234A सेक्शन में इंटरेस्ट चार्ज होता है उस पर। 234A में इंटरेस्ट चार्ज होता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। किसका 1%? जितना भी आपको टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि अगर आप टाइम पर रिटर्न भरते तो टाइम पर टैक्स देते। अब टाइम पर आपका टैक्स गया नहीं, दैट मींस आपका टैक्स लेट गया है सरकार के पास। सरकार कहती है आपका टैक्स लेट हो गया जी, हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 1% पर मंथ के हिसाब से, और पार्ट दे रहे हो किस अमाउंट पर? सेल्फ असेसमेंट टैक्स पर। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब टोटल टैक्स लायबिलिटी माइनस टीडीएस टीसीएस माइनस एडवांस टैक्स माइनस कोई भी अगर आपके पास रिलीफ है या माइनस एएमटी क्रेडिट। सर कहां से लेंगे? कहां से लेंगे? ड्यू डेट के बाद से लेंगे, जब तक आपने नहीं भरी, मतलब आपकी असेसमेंट, आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो असेसमेंट लगेगी आपकी, जब तक आगे असेसमेंट कंप्लीट होती है। और आपने रिटर्न फाइल कर दी, लेट की है, तो ड्यू डेट के अगले दिन से लेकर वहां तक, जब तक आप रिटर्न फाइल करते हैं। बोलो। बस इतना ही सेक्शन था, लेकिन मैं इसको लिखवा के आपको अच्छे से डायग्रामेटिक व्यू में समझा देता हूं। सेक्शन 234A। सेक्शन 234A इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, उसके लिए आपसे क्या लिया जा रहा है? इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। इंटरेस्ट दो केसेस बनते हैं जी। सर कौन कौन से? एक तो आपने ROI इज नॉट फाइल्ड, या फिर ROI is not filed on time, not filed on time। अब दोनों ही केसेस में आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ सेट। सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ, दोनों ही केसेस में।
सेल्फ असेसमेंट टैक्स का क्या मतलब है? आइए नोट्स पर आइए, नोट्स पर आइए। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, दिस इज सेक्शन 40A। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब है कि आप उसमें से एडजस्ट कर चुके हैं आफ्टर टेकिंग क्रेडिट ऑफ, क्या किस किस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं आप? एनी टैक्स ऑलरेडी पेड, टीडीएस टीसीएस, एडवांस टैक्स रिलीफ, दैट इज कॉल्ड सेट सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो जो भी टैक्स लाइबिलिटी आई आप उसमें से टीडीएस टीसीएस, एडवांस टैक्स रिलीफ, मेट क्रेडिट वगैरह, एएमटी क्रेडिट वगैरह माइनस कर देंगे, मेट क्रेडिट। यस और नो? यस सर। एक बात लिखो कि कब से कब तक इंटरेस्ट चार्ज होगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फॉर इंटरेस्ट if ROI is filed, आपने फाइल तो कर दी बट आफ्टर ड्यू डेट की, तो उस केस में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR। हाँ जी, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR if ROI is filed, if ROI is not filed, if ROI is not filed, hmm हाँ जी, ROI is not filed from the next date next day after due date of filing till the date of assessment, जब तक आपकी असेसमेंट कंप्लीट नहीं होती। लो जी, ये लीजिए, टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 1%, कब से कब तक? सर इफ ROI इज फाइल्ड, आपने ROI फाइल तो कर दी लेकिन ड्यू डेट के बाद की है, और एक केस में आपने ROI फाइल ही नहीं की, एक केस में आपने ROI फाइल ही नहीं की।
यस और नो? यस सर। चलिए जी, आइए फटाफट एक सेक्शन और रहता है आपका, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिख लेना उसको। दो सेक्शन और रहते हैं जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सेक्शन है। सर बता दीजिए ना, अभी बता देते हैं। अपडेटेड रिटर्न, आप रिटर्न भरना भूल गए। आपकी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर क्या है? सर लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर है 31 दिसंबर। हाँ जी, चल सकते हैं। यस सर। अपडेटेड रिटर्न क्या होती है? सर अपडेटेड रिटर्न का मतलब है कि आप रिटर्न भरना भूल गए। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ आईटीआर, बिलेटेड आईटीआर कब है? सर आप बिलेटेड आईटीआर भर सकते थे 31 दिसंबर तक। इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप रिटर्न भरना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, आप रिटर्न भर दो। बोला ठीक है, ये तो अच्छी बात है। फिर सेक्शन की अहमियत क्या रह गई बिलेटेड रिटर्न वाले की? जब आपने टाइम पीरियड ही एक्सटेंड करना था, अपडेटेड रिटर्न भरवानी ही थी, फिर आपने 31 दिसंबर क्यों रखा? सिंपल सिंपल बात है। आप लास्टली कब तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं? सर जब भी प्रीवियस ईयर होगा उसके नेक्स्ट असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर तक। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी 31 दिसंबर भी चली गई, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, आप रिटर्न फाइल करो, हम आपको नहीं रोक रहे। अच्छा जी। असेसमेंट ईयर आपका कौन सा है? सर 24-25। आप इस साल के असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2027। हाँ 24 महीने तक आप इस साल की रिटर्न अपडेटेड रिटर्न में फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2027 तक। क्या बात कर रहे हो सर? सर मतलब इस साल का असेसमेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर हो गया मेरा 23-24। हाँ जी, प्रीवियस ईयर हो गया मेरा 23-24, असेसमेंट ईयर हो गया मेरा 24-25। तो मैं इस साल की जो रिटर्न है वो भर सकता हूं 31 मार्च 2027 तक। तो सिर्फ आपने तो बोला था 31 दिसंबर 2024 तक ही भर पाओगे, बिलेटेड यहीं तक बोला था आपने। तो इन्होंने बोला ठीक है, यहां तक आपको मैं हर कुछ बेनिफिट देता हूं, यहां तक 2024 तक, 31 दिसंबर 2024 तक आपको लॉस की रिटर्न भरनी है, आप भर दो। लेकिन इस डेट तक, ये डेट निकलने के बाद इस डेट तक आप लॉस की रिटर्न नहीं भर पाओगे। दैट मींस आप अपडेटेड रिटर्न भरोगे तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए भरोगे। आप अपडेटेड रिटर्न भरोगे तो टैक्स पे करने के लिए भरोगे, आपकी टैक्स लायबिलिटी आनी चाहिए अपडेटेड रिटर्न में, तभी आप फाइल करोगे। हालांकि लोग बाग वैसे भी फाइल कर देते बिना टैक्स पे किए हुए प्रैक्टिकली, लेकिन इसमें क्या है कि आपको टैक्स लायबिलिटी आनी चाहिए, लॉस रिटर्न नहीं होना चाहिए। आप अगर यहां तक भरते हो तो हम आपको रिफंड भी दे देंगे टीडीएस टीसीएस का, यहां तक भरते हो हम आपको रिफंड नहीं देंगे टीडीएस टीसीएस का। कुछ ऐसी इन्होंने नियम शर्तें लगा दी। यहां तक अगर आप भरोगे तो हम आपसे टैक्स का कुछ एडिशनल चार्ज भी लेंगे, यहां तक आप भरोगे सिर्फ आपसे टैक्स चार्ज करेंगे। एक एक करके देखेंगे इन्होंने क्या क्या कंडीशंस लगाई।
तो ये कंडीशंस के साथ इन्होंने अपडेटेड रिटर्न लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये रिटर्न जो अपडेटेड रिटर्न है ये टैक्स पे करने के लिए है, आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, आप मत भरो रिटर्न, हम आपसे नहीं कह रहे, आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। आपने पहले कम टैक्स दे दिया, आपको लगता था अरे मेरा कहीं नोटिस ना आ जाए, नोटिस आने से पहले ही मैं अपनी एक्चुअल इनकम भर देता हूं, अपना टैक्स बढ़ा देता हूं, बढ़ाने के लिए कर सकते हो। सर मेरा तो ना गलती से ना ज्यादा टैक्स चला गया था तो मुझे टैक्स कम करना है, यहां तक कम कर सकते थे, यहां नहीं कम कर पाओगे। ये कुछ कंडीशंस हैं आपकी अपडेटेड रिटर्न के लिए, बात समझे। दी इन्होंने छूट दी कि हाँ 2 साल और चल लो भर लो, लेकिन बहुत नियम कायदे, इसमें सरकार का ही फायदा है इस रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इसमें टैक्स भरोगे तभी आप इसमें आओगे, अदरवाइज नहीं आ सकते। आओ एक बार फटाफट इसकी नोटिंग करेंगे, नोटिंग करेंगे। NESSC can file updated return in, इसका नाम है ITRU, इसका नाम है ITRU। ITRU में आप अपनी रिटर्न अपडेट कर सकते हैं विद इन 2 year 24 months from the end of assessment year। एग्जाम्पल के तौर पर असेसमेंट ईयर 24-25 की जो ITRU है वो आप फाइल कर पाएंगे अप टू 31 मार्च 2027 तक। हाँ जी उतारिए। NESSC कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न इन ITRU, बट ITRU सिर्फ और सिर्फ ITR1 और ITR4 दे रखी प्रैक्टिकली, जो आप देखोगे तो ITR4 और ITR1 दो ही ITR आपकी अपडेटेड रिटर्न में जा सकती है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। थ्योरेटिकली लिख दिया NESSC कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न, NESSC मतलब कंपनी भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकती है क्या, तो उसकी ITRU क्यों नहीं आती, फिर उसकी ITR क्यों नहीं आती फिर। SSC will pay the tax, आप टैक्स तो दोगे ही दोगे, साथ में आप एडिशनल टैक्स भी दोगे। SSC will pay टैक्स, टैक्स मतलब टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस HEC, ये सारी चीज SSC विल पे द टैक्स प्लस आप एडिशनल टैक्स भी दोगे। आप एडिशनल टैक्स भी दोगे 140B में। सर एडिशनल टैक्स कितना देंगे, एडिशनल टैक्स आप लोग दोगे 25% if ROI is filed within 12 months of
relevant assessment year, that is आप 25 की आईटीआर 26 तक अगर भर देते हो तो 31/3/2026 तक। सेकंड, और 50% if ROI is filed beyond 12 months but up to 24 months, that is 31 मार्च 2027। बता रही है टैक्स का आप 25%, टैक्स का आप 25% लिख लो, 25% ऑफ टैक्स, ऑफ टैक्स, टैक्स का 25%, टैक्स का 50%। मतलब ठीक है, हम आपको अलाउ कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न भरने का। शब्द देख रहे हो आप यहाँ पे, इसने क्या यूज किया, एडिशनल टैक्स। बाई चांस मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम आपसे पेनल्टी चार्ज करेंगे 25%, 50% ऑफ टैक्स, दिक्कत हो जाती है। सर क्यों? क्योंकि पेनल्टी शब्द, अगर कोई जजमेंट आती, अगर कोई इनका सर्कुलर आता कि पेनल्टी माफ है इन केसेस में, पेनल्टी, फिर ये पेनल्टी भी माफ हो जाती, जबकि इन्होंने बोला एडिशनल टैक्स, पेनल्टी शब्द ही नहीं लेकर आए। गलती से भी पेनल्टी माफ हुई तो ये पेनल्टी माफ नहीं हो सकती, ये एडिशनल टैक्स माफ नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक छोटा सा एग्जांपल करवा दो। जी सर। मिस्टर JK has filed ITRU for assessment year 24-25, चल 23-24 लगा लो, हटाओ 23-24 ऑन 31 मई 2025, 31 मई 2025। then and tax as per updated return is 1,80,000, 1,80,000। compute the amount of, अरे क्या हो गया है, एडिशनल टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 140B। कोई बच्चा निकालना चाहे, कोई बच्चा निकालना चाहे? हाँ जी। Mr. JK has filed ITR for assessment ITRU for assessment year 23-24 on 31st May 2025 and the tax as per updated return is 1,80,000. Compute the amount of additional tax payable under section 140B। आप कैलकुलेट करके बताइए, आप कैलकुलेट करके बताइए 25% लूं कि 50% लूं?
25% लूं कि 50% लूं? मुझे जीते प्यारी सर सीधा सीधा आपने असेसमेंट ईयर खत्म हुआ आपका 23-24, उसके 12 महीने कब खत्म होते हैं? 31 मार्च 2025, लेकिन आपने मार्च के बाद मई में रिटर्न फाइल की। दैट मींस आप पर एडिशनल टैक्स लगेगा 50%। सीधा आंसर है इसका टैक्स पेबल इज 1,80,000 प्लस करेंगे एडिशनल टैक्स कितना 50%, 90, टोटल हो गया मेरा टैक्स पेबल 2,70,000, 2,70,000, 50%, 50% पेमेंट करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी लाइन इसकी नोट्स से मैं पढ़वाऊंगा, वो नोट्स में ज्यादा है क्या बोलते हो। क्या देखते हो चेहरा तुम्हारा। चलिए आइए फटाफट करिए फटाफट। आइए सेक्शन 140 नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन। ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा किन किन पर? मैंने क्या बोला था, अगर आप लॉस की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप इसमें फाइल नहीं कर सकते। अगर आप डिक्रीजिंग द टैक्स लायबिलिटी, अगर आप टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं तो ये सेक्शन आप पर नहीं लगेगा। आप लॉस की रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप पर नहीं लगेगा। क्या चाहते हो, लॉस कैरी फॉरवर्ड कर दोगे? नो 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 नो। रिजल्ट इन द रिफंड और इंक्रीज इन द रिफंड ड्यू, आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं या रिफंड को बढ़ाना चाहते हैं। पहले 1,00,000 रुपए का रिफंड था, आप कह रहे हो मेरा तो 2.5 लाख रुपए का रिफंड। नो, आप अपडेटेड रिटर्न इन 3 कामों में अप्लाई नहीं कर पाओगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ अपडेटेड रिटर्न इन लॉस रिटर्न, इन डिक्रीजिंग द टैक्स लायबिलिटी एंड रिजल्ट इन रिफंड और इंक्रीज द रिफंड ड्यू। यस और नो? यस सर। सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फर्निश्ड, आप इन केसेस में अपडेटेड रिटर्न फर्निश नहीं कर पाओगे। कौन कौन से केसेस हैं? अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फर्निश कर दिया, अपडेटेड रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड बाय हिम, अपडेटेड रिटर्न आप ऑलरेडी फर्निश कर चुके, आप दोबारा अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाओगे। या फिर आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रीकंप्यूटेशन या रिवीजन ऑफ इनकम इज पेंडिंग, वो क्या है? पेंडिंग है। योर हैज बीन कंप्लीट फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर इन हिज केस, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इन्होंने कुछ नियम शर्तों के बाद ये चैप्टर, ये सेक्शन, ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ठीक है जी। बाकी बाकी वही बातें हैं। आप 12 मंथ तक करोगे 25% ऑफ एडिशनल टैक्स, 24 मंथ तक करोगे 50% ऑफ एडिशनल टैक्स। ठीक है जी, ठीक है सर। बोलिए। ऑप्शन 2 फाइल फाइनेंस एक्ट 2022 में ही अमेंडमेंट आई थी। हाँ जी, चल सकते हैं। लास्ट सेक्शन एक बचा हुआ है आपका, लास्ट सेक्शन एक बचा हुआ है आपका। बाकी आप लोग खुद से एक बार इसको रीड कर लेना, एक बार पढ़ लेना, बाकी के प्रोविजन जो भी हैं गो थ्रू कर लेना। इतना कुछ मारा मारी नहीं है, बड़े सिंपल सिंपल से प्रोविजन है। कहाँ कहाँ पर आधार कोड होगा, कहाँ कहाँ पर पैन कोड होगा। पर्सन ऑथराइज्ड टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
पर्सन ऑथराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम। कौन कौन पर्सन ऑथराइज हैं किसी भी इनकम को वेरीफाई करने के लिए? मतलब ये है कि देखिए ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन जो है, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो आज के टाइम पर थोड़ा सा कम अप्लाई होता हुआ दिखता है। क्यों सर? देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट वही है जो हमेशा सिचुएशन के साथ सिचुएशन को समझे। आप लोग समझो इस चीज को, ये कहता है कि पर्सन ऑथराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम। आपने अपनी आईटीआर भर दी, अब उसको कौन बंदा वेरीफाई करेगा, ऑथराइज करेगा? मतलब उसमें कौन साइन करेगा? पहले फिजिकल रिटर्न होती थी, फिजिकल हार्ड कॉपी, मेरे पास भी रखी हुई अभी तक, अभी भी मिल जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हो तो, कि सर हमें तो फिजिकल अपनी रिटर्न फाइल करनी है, वो अलाउड है। पोर्टल पे करो वो तो ऑप्शन ही है। तो आप पोर्टल पर भी कर सकते हो और फिजिकल भी कर सकते हो। तो अगर फिजिकल रिटर्न है तो उस पर कौन मैन्युअली साइन करेगा, ये उसकी बात करता है। अब ओटीपी डलता है तो अब ओटीपी की भी बात कर लेते हैं, कौन उसको ऑथराइज करेगा? हाँ भाई जो भरा है वो सारा सही है, लास्ट में साइन कौन करेगा? सबमिशन। ठीक है, ठीक है जी। अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप खुद करोगे। इंडिविजुअल इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, अगर आप इंडिया में नहीं और इंडिविजुअल हो तो आपका कोई ऑथराइज पर्सन, पर्सन डुली ऑथराइज बाय हिम। पर्सन मेंटली इनकैपेसिटेड, उसके गार्जियन करेंगे। अगर आप किसी भी कारणवश अपनी रिटर्न नहीं वेरीफाई कर पाते, आप जेल में हो, आप हॉस्पिटलाइज हो, तो जो भी पर्सन आप ऑथराइज करोगे वो पर्सन आपकी रिटर्न वेरीफाई करेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता करेगा, लेकिन कर्ता अगर एब्सेंट हुआ तो अडल्ट मेंबर करेंगे, कोई भी एक मेंबर कर सकता है, कोई भी। कंपनी के केस में एमडी करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर कर देगा, नो एमडी। या फिर एमडी वेरीफाई नहीं कर सकता, जेल में है, हॉस्पिटलाइज है, तो कोई भी डायरेक्टर कर देगा। कंपनी इज नॉन रेजिडेंट तो वैलिड पावर ऑफ टॉर्नी में जो भी पर्सन होल्ड करता है पावर ऑफ टॉर्नी में, जिसका भी नाम है नॉन रेजिडेंट का, वो करेगा। कंपनी अगर लिक्विडेशन में, वाइंड अप में है, मतलब कंपनी बंद हो रही है, तो जो उसका लिक्विडेटर होता है जो उसको बंद करवाएगा वो साइन करेगा। कंपनी मैनेजमेंट इज टेकन ओवर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, भैया किंगफिशर इतने फ्रॉड कर दिए तुमने, तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने जबरदस्ती की, तुम तो बहुत लोगों का रोजगार छीन लोगे। तो जो भी पर्सन ऑथराइज होगा प्रिंसिपल ऑफिसर गवर्नमेंट के थ्रू, वो उसको करेगा वेरीफाई। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी लग गया तो जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आते हैं, वो बंदा रिटर्न वेरीफाई करेगा। फॉर्म एलएलपी के केस में मैनेजिंग पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा। अगर ये नहीं है तो एनी पार्टनर करेगा। लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा। पॉलिटिकल पार्टी के केस में सीईओ ऑफ सच पार्टी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सच पार्टी। any other association, any member of the association, principal officer, any other person, such person या उसका एजेंट रिटर्न फाइल करेगा। लास्ट में उन्होंने यही लाइन लिख दी भाई। फटाफट एक बार 5 मिनट दे रहा हूं, इसको गो थ्रू करो, इस वाले सेक्शन को, इस वाले सेक्शन को फटाफट गो थ्रू करो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन है आपका। इसके बाद जो भी कुछ इस चैप्टर में बचता है, छोटे मोटे प्रोविजंस है, वो आप एक बार खुद से रीड कर लेंगे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। जो जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी कवर हुई हैं। सर अगर उनमें से आ गया तो, तभी तो बोल रहा हूँ एक बार खुद से भी रीड करोगे तब भी समझ आ जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी चुन्नी मुन्नी बातें। अब इतना तो आपका लेवल अप हो चुका है, अब वो सीए फाउंडेशन वाले बंदे थोड़ी हो तुम। हाँ भाई, हाँ सर खैर ये बात तो है। हाँ तो फिर फिर कुछ नहीं सर, चलो कुछ नहीं तो। हम्म
फटाफट एक बार देखो जल्दी से, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। 2 चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं दोस्त, 2 चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं। फटाफट एक बार इसको देखेंगे। हाँ जी, चले बोलो। आइए आइए, आपका इंतजार था। सबसे पहले सेट ऑफ के क्वेश्चंस निकालो, सेट ऑफ के क्वेश्चंस निकालो। क्वेश्चन नंबर हो सकता है आपको ऊपर नीचे मिले, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नाम से रेडी कर लेना। एक ही 2 क्वेश्चन में ऊपर नीचे मिलेगा, क्योंकि नंबरिंग चेंज हुई है क्वेश्चन आंसर की। तो सेट ऑफ में सबसे पहले आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। 7 नंबर, ठीक है, आओ 7 नंबर सबसे पहले। Mr. B is the resident individual. Mr. B is the resident individual चलिए, Mr. B is the resident individual. Furnish the following in particulars for the previous year 23-24. 23-24 के लिए उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी नेट होके आई है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करना है, वो हो चुका है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 24,000, दैट मीन्स लॉस है आपको। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है आपको, स्पेकुलेटिव बिजनेस में भी लॉस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलिए बताइए मुझे, मैं सैलरी से कौन सी, सैलरी इनकम से कौन सा लॉस में सबसे पहले सेट ऑफ करूंगा? सर हाउस प्रॉपर्टी का। सैलरी से आप सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ करेंगे। उसके बाद बिजनेस में लॉस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 25,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सर ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे, ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे, ये दोनों का क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? व्हाट इज द टोटल इनकम? टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बी फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। जो भी क्वेश्चन में बोला हो आप उसी में लिखेंगे। अगर वो बोलता असेसमेंट ईयर तो मैं लिखता असेसमेंट ईयर। अगर उसने बोला अच्छा उसने तो असेसमेंट ईयर बोला, एक प्रीवियस ईयर भी बोला हुआ है, चलो असेसमेंट ईयर लिख दो। फिर यहां पर लिखेंगे आप जो वो बोलेगा वही लिखेंगे, असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, ठीक है जी। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है जी? सर 45,000, 45,000 माइनस करवा देंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना है?
24,000 अलाउड हो जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर, 24,000। नेट में बाहर फिगर कितनी गई सर? कैलसी उठाओ, 45 माइनस 24 कम्स टू 18,000। नहीं सर, 21,000। ठीक है, ठीक है जी, स्टार बना देंगे ऐसे। हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया जी सर, सैलरी कंप्लीट हो गया जी सर, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन पर आओ। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है जी सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 19,000 लास्ट में, 19,000 माइनस करवा देंगे लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन। कितना है जी सर? 25,000। लेकिन मेरी इनकम तो 19,000 ही है, मेरी इनकम तो 19,000 ही है। बोलो क्या करेंगे सर? जितना हो सकता है उतना करवा देंगे शॉर्ट टर्म। सर 19,000 ही करवा दो, नील आ जाएगा, आपकी टोटल इनकम आ गई। सर वो पीजीबीपी वाला अभी बताता हूं, नोट लिखेंगे नीचे, नोट लिखेंगे कि जो बैलेंस रह गया वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जो बैलेंस रह गया 19,000, लॉस कितना था सर? लॉस था 25,000, मतलब 6,000 का लॉस मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा कैपिटल गेन में। 25,000, 25,000 सेट ऑफ हो गए, 19,000 के साथ जो 6,000 बचा वो आगे कैरी फॉरवर्ड। और जो बिजनेस के लॉसेस हैं वो कहीं से सेट ऑफ ही नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि इनकम ही नहीं है। सर इनकम है तो सही, सैलरी में ये रही ना सर इनकम 21,000, 21,000 तो सेट ऑफ करो कम से कम। नॉन स्पेकुलेटिव कर दो सर, स्पेकुलेटिव मत करना। 22,000 कर दूं क्या? नो, सैलरी से आप कभी भी पीजीबीपी के लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। यस और नो? यस सर। 21,000 बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस 4,000 कैन बी कैरी फॉरवर्ड, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 6,000 कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, हैज टू बी कैरी फॉरवर्ड। बोलिए, समझ आया जी सर? क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 8, 9 आप खुद करेंगे, 10 देखेंगे। 10, Mr. E has furnished the details of assessment year 24-25 are as under. इनकम फ्रॉम सैलरी। हालांकि ये क्वेश्चन ना लिखने की इतनी जरूरत नहीं होती हो, तो मैं बस आपकी प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन बीच बीच में लिखवाता रहता हूँ। अदरवाइज कैलसी पे सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं ये। इनकम फ्रॉम सैलरी 1,50,000, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 60,000, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस सर 40,000। क्या सेट ऑफ हो सकता है सर? कहीं मना तो नहीं किया। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस होता तो सोचना पड़ता, नॉन स्पेकुलेशन का लॉस है तो अलाउड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ करवा सकता हूं? नहीं सर, इसमें तो और ज्यादा एटीट्यूड है। ये लॉन्ग टर्म वाला लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी कोई कुछ नहीं कर सकता? नो सर। व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ई फॉर असेसमेंट ईयर? क्वेश्चन नंबर 10, calculation of taxable income of Mr. E for assessment year 24-25. हाँ जी, इनकम फ्रॉम सैलरीज 1,50,000, सैलरी से आप क्या क्या लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं? सर बिजनेस का नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता जी। सर कैपिटल लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, नहीं। तो सैलरी तो मेरी चुपचाप लिखी जाएगी 1,50,000। हाँ जी सर। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 60,000, इन लॉसेस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव
क्या ये एडजस्टमेंट हो सकते हैं, यस और नो? जल्दी से देखकर मुझे बताओ, क्या ये सेट ऑफ एडजस्ट हो सकते हैं? इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस और लॉसेस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। सर नॉन स्पेकुलेशन के तो इससे एडजस्ट हो सकते हैं। पीजीबीपी, हाँ जी, 60,000 का इनकम है, और लॉस कितने का है? 40,000 का। दैट मीन्स नट शेल में 20,000 बाहर आ जाएंगे जी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, क्या इसको सेट ऑफ कर सकते हैं? नो सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कभी भी सेट ऑफ नहीं होगा। आगे जाके कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये हो गया, ये हो गया। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो ऐसे ही लिख दो। 20,000 था। बोलिए जी कितना हुआ टैक्सेबल इनकम इसकी? सर 150 प्लस 20 प्लस 80 प्लस 20, 1 लाख। ये हो गया सर 2,70,000 रुपए। 2,70,000 टैक्सेबल इनकम। फटाफट उतारो अगर किसी को उतारना है तो। हाँ जी, चले जी सर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन ही खत्म हो गए। इस पे आओ, क्वेश्चन नंबर 1, एडवांस क्वेश्चंस में। कंप्यूट द जीटीआई ऑफ मिस्टर एफ फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। Net income from house property 1,25,000. Income from business before depreciation 1,35,000. Short term capital gain on sale of shares 56,000. Long term capital loss on sale of property brought from assessment year 22-23 पिछले साल से आ रहा है। Income from tea business 1,20,000. Dividend from Indian company carrying on agriculture operation. Dividend from इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर ऑपरेशन एग्जाम्ड होता है क्या? पता नहीं सर, चलो खुद से ट्राई करो। करंट ईयर डेप्रिसिएशन 26,000। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, लॉस इनकर्ड 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। बिजनेस के लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जनाब। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम।
फटाफट सॉल्व करो। चले, अगर आप कर रहे हो तो वीडियो पॉज कर लो, मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे एक बार। क्या चाहता है? कंप्यूट द GTI ऑफ मिस्टर एक्स। कंप्यूटेशन ऑफ GTI ऑफ मिस्टर एफ। हाँ जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है जी? 1,25,000। कोई लॉस सेट ऑफ हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी से? सर बिजनेस वाले हैं, बिजनेस बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, टी बिजनेस से भी इनकम है, डिविडेंड, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ब्रॉडफोर्ड बिजनेस लॉस। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इतना है, ब्रॉडफोर्ड का बिजनेस लॉस इतना है, और मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस है ये। ठीक है, पूरा का पूरा यहीं से सेट ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो नहीं होगा फिर 1,25,000, 1,25,000 कोई दिक्कत? नो सर। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है? 1,35,000, 1,35,000। इसमें से आप माइनस करेंगे, मैंने एक सीक्वेंस बताया था आपको। सबसे पहले इसने बोला कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ, बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस करो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 26,000, 26,000। सर इस पे माइनस का साइन नहीं है, अरे माइनस का साइन लॉस पर आएगा मेरे दोस्त। करंट ईयर डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है? 45,000। नेट क्या बचा? कुछ और तो नहीं है? नो सर। 64,000, 1,35,000 माइनस 26,000 माइनस 45,000, एग्जैक्टली वही 64,000। एक बच्चा कॉल किया जा रहा है इतनी देर से। 64,000। जब मैंने बोला हुआ है आप शाम को कॉल कर लिया करो, बीच में अगर आपको डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप डाल दिया करो, कोई बात नहीं। टी बिजनेस, हाँ जी क्या है? इनकम फ्रॉम टी बिजनेस। टी बिजनेस में आपको क्या बताया गया? 60-40 का रेशियो करते हैं, 60-40 का बिजनेस का रेशियो करते हैं। हाँ जी, यस और नो? जी सर। 60 जो ज्यादा होती है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है, जो 40 जो कम होती है वो बिजनेस इनकम होती है। तो 1,20,000 का 40% कितना आ जाएगा? 48,000। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, हाँ जी कितना है? 1,20,000 का
1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 चौक 48, 48,000 इनकम फ्रॉम टी बिजनेस। कैपिटल गेन पर आओ, अब बच ही कैपिटल गेन गया। कैपिटल गेन में क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। क्या दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं, यस और नो? क्या दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं? नो सर। तो सीधा सीधा मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिख लूं 56,000 शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हाँ जी सर, कोई अलाउड ही नहीं हो सकता लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होता। शॉर्ट टर्म का है तो वो लिख लो। और एक डिविडेंड है आईएफओएस में 80,000। डिविडेंड 80,000, बोलो यस और नो? यस सर। जोड़ो एक बार फटाफट, कितना टोटल हुआ? 1,25,000, 64,000, 48,000, 56,000, 80,000, ये आ गया आपका 3,73,000, 3,73,000, 3,73,000। जीटीआई पूछ रहा था। हाँ जी, जीटीआई पूछ रहा था, फटाफट उतारिए। जिसने नहीं उतारा, जिसको समझना है वो आप समझ सकते हैं। जो कैरी फॉरवर्ड करने हैं वो नीचे नोट लिखेंगे आप कि हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। चले, वन लाख 25,000, दोनों हो गए सेट ऑफ 64,000, 48,000, कैपिटल गेन 56,000, डिविडेंड 80,000, 3,73,000। हमारा कितना आया? 3,73,000। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो एक बार। 4, this one. Mr. Sham, a resident of Chandigarh, provide you the following information for previous year 23-24. Income from textile business, income from speculative business, loss from gambling betting. क्या loss from gambling betting set off हो सकता है? No sir. Loss of maintenance of horse race,
हॉर्स रेस से ही सेट ऑफ होगा, यस और नो? यस सर। Loss of maintenance of horse race, eligible current year depreciation of textile business not adjusted in the given above, unabsorbed depreciation, speculative business loss। सबसे पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर मैं आपसे आपकी मदद करूंगा, फिर मैं मदद करता हूं आपकी। खुद से करेंगे एक बार फटाफट। मिस्टर श्याम, ए रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़, फटाफट। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, जानबूझ के लिखता है ये टेक्सटाइल बिजनेस, ताकि आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओ, ताकि आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओ। एक सीक्वेंस होता है बिजनेस में, सबसे पहले आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, उसी के हिसाब से आप आगे कंटिन्यू करेंगे। चलें जी, हो गया होगा। आओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस कितना है जी? 4,60,000। सबसे पहले आप इसमें से माइनस करेंगे एलिजिबल डेप्रिसिएशन 5,000, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे चलता है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ठीक है। करंट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस नहीं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। $10,000। और कुछ है जो माइनस कर सकते हैं? इनकम है, लॉस गैम्बलिंग का है, लॉस हॉर्स मेंटेन का है, ये दोनों हो गए। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस इससे सेट ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस स्पेकुलेशन से ही सेट ऑफ होगा। दैट मींस 4,60,000 minus 15,000, or obviously 4,45,000। Income from speculative business,
हाँ जी, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कितनी है सर? इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है 25,000 रुपए और स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है 30,000 रुपए पिछले साल का। तो 25,000 इस साल इनकम हुई, 30,000 पिछले साल लॉस हुआ। मैं कितना सेट ऑफ करूं सर? ऑब्वियसली 25,000। बाकी का आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। आप इसको लिख के जरूर दिखाएंगे, ये मत सोचना कि इसको लिख के नहीं दिखाना है, लिख के जरूर मेंशन करना है। उसके बाद क्या बचा जी? लॉस ऑफ गैम्बलिंग भूल जाओ, लॉस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस। अब हॉर्स रेस की इनकम नहीं है तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। ये हो गया, ये हो गया, खत्म खत्म जी खत्म। तो 445 की इनकम आई मेरी। हाँ जी, 445 की इनकम आई मेरी, 4,45,000। जीटीआई पूछी थी जी, जीटीआई पूछी थी। ये आप भूल जाओ, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दो, सारे टिक हो गए, क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे टिक लगा लिया करो लास्ट में ऐसे, ताकि आपको पता चलता रहे आप कौन कौन सी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कर चुके हैं और कौन कौन सी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करना बाकी है। हाँ जी, सेम 4,45,000। इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग है हमसे, हम अलग तरीके से चलते हैं। आप जो अनएडजस्टेड ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेकुलेशन लॉस है आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। गैम्बलिंग नाइदर भी सेट ऑफ नॉर कैरी फॉरवर्ड, भूल जाओ। लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस 15, 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो, 4 साल के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। बोलिए, आइए, आपका एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे इससे, फिर बाकी सारे होमवर्क, बाकी सारे होमवर्क है आपके। मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसका। बड़े सिंपल से क्वेश्चन, बड़े अच्छे से क्वेश्चन। सैलरी ऑफ XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड से आपकी सैलरी आ रही है 50,000 रुपए। XYZ लिमिटेड से आपकी सैलरी आ रही है 50,000 रुपए पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम एसबीआई, ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हाँ सर। लॉस ऑफ माइनर सन, देखिए ये दो एडजस्टमेंट इसमें डिफरेंट थी इसलिए मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं। लॉस ऑफ माइनर सन, मिस्टर एक्स ट्रांसफर्ड हिज हाउस टू हिज माइनर सन विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, सेक्शन 27 याद आया, हाउस प्रॉपर्टी डीम्ड ओनरशिप। तो अगर आप किसी का प्रॉफिट लोगे, अगर आप किसी के साथ अच्छे टाइम में हो तो दोस्त बुरे टाइम में भी तो आप ही रहोगे। और अगर, हमेशा याद रखना जिंदगी में, हमेशा हमेशा मैं यही कहता हूं कि जो भी इंसान आपके साथ बुरे टाइम में था उसको कभी मत भूलो। नेवर एवर फॉरगेट किसी भी इंसान के ऊपर। ये नहीं है कि मैंने इस इंसान के ऊपर इसको छोड़ दिया, जिसको छोड़ दिया वो आपके बुरे टाइम में आपके साथ था। नेवर एवर, हमेशा याद रखना। साइलेंटली क्लोजली ऑब्जर्व करते रहो कि आपके बुरे टाइम में कौन आपके साथ था, कौन आपके साथ नहीं था। जो आपके साथ था हमेशा जिंदगी में वही आपके अच्छे दोस्त, भाई बहन, माँ बाप, चाचा ताऊ, जो भी है वही है आपके। बाकी सब भीड़ है, सब भीड़ है। ठीक है, चलो। Losses of his wife business, she carried business with funds of Mr. X gifted to her, डीम्ड वाला लग जाएगा कॉन्सेप्ट, यस और नो। देखिए किसी के प्रॉफिट आएंगे तो लॉस भी लेने पड़ेंगे, सीधी सीधी बात है। अगर 27 ये कहता है कि भैया डीम्ड ओनरशिप मान लेंगे और इसके प्रॉफिट आपके में टैक्स कराएंगे तो लॉस भी आप इसी में लेकर आएंगे। चलो जी, मिस्टर एक्स के लिए टैक्सेबल इनकम निकाल देते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से, फिर इससे अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स था। हाँ जी सर, फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। इनकम फ्रॉम सैलरी,
इनकम फ्रॉम सैलरी 50,000 पर मंथ, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, हाँ जी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, यस और नो, यस और नो, यस सर, 6 लाख। सर मेरा एक डाउट है, हाँ बोलो। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करवाएंगे, अगर कुछ ना कहे तो मत करवाना, वो अपने आप बता देगा क्वेश्चन आंसर में। ये क्वेश्चन है आपका 2015 का, उस टाइम पे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होती थी, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बोला हुआ यहाँ पर, वरना वो बोल देता कि नेट होके, हम मान के चल रहे नेट है, मान के चल रहे। अब ये 50,000 वाली माइनस करवाना, इसमें से क्या मैं माइनस कर सकता हूं, लॉसेस ऑफ माइनर सन, ये हमने लिख लिया। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस 90,000 के क्या मैं माइनस कर दूं, यस और नो, बोलो। सर माइनस कर दो ऑब्वियसली, 90,000 के लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितना हो गया सर? इसकी वाइफ का भी तो कर दो माइनस, वाइफ का किससे है, बिजनेस से है, बिजनेस के लॉस सैलरी हेड से सेट ऑफ होते हैं क्या कभी, नो सर। तो फिर इंटरेस्ट ऑन एफडी सेविंग में चली जाएगी, जी सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, चलो जी कैपिटल गेन पर आओ, कैपिटल गेन 75,000, कितना है जी सर? 96,000 का लॉस है, हम कितना अलाउ कर सकते हैं, 75,000, बाकी है ही नहीं तो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन इसको लिखना जरूर होता है, ये मत बोलना ये तो लिखा हुआ सर इसका क्या फायदा हुआ, लिखना जरूर है एग्जाम में। हाँ जी, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन एफडी 72,000 की है, हाँ जी, जी सर। इंटरेस्ट ऑन एफडी विद एसबीआई, एसबीआई बैंक के साथ आपकी एफडी 72,000 रुपीज की है, आपको मिला, और आपका लॉस कितना है सर? और कोई लॉस है ही नहीं, 90,000 पूरा एग्जॉस्ट हो गया। वाइफ का तो बचा हुआ है अभी, वाइफ का तो 2 लाख रुपए है, हाँ सर। कितना सेट ऑफ करवा दूंगा, बोलो बोलो, कितना सेट ऑफ करवा दूंगा सर? जितने का इंटरेस्ट है उतना ही सेट ऑफ करवा सकते हैं, जितने का लॉस है उतना ही तो सेट ऑफ करवा सकते हैं। बोलिए बोलिए, हाँ सर। इंटरेस्ट ऑन एफडी 72,000, क्या लिखा हुआ है, नेट, इसको लिखकर काटो, यहीं पर एक एडजस्टमेंट उन्होंने डाल दी चुपचाप चुपके से, ये नेट ऑफ टीडीएस है, टीडीएस होने के बाद आया, दैट मींस 72,000 मेरा 72,000 मेरा 10% का टीडीएस होने के बाद 90 पर है, तो 100 पर कितना आएगा, 72,000 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया 80,000। अब माइनस करो इसमें से 2 लाख का लॉस, कितना हो जाएगा सर? 80,000 ही माइनस कर सकते हैं, लॉस ऑफ वाइफ 80,000, बाकी का कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 5,10,000 आ गई मेरी इनकम। इनकम आ गई मेरी 5,10,000, 5,10,000 की इनकम आ गई मेरी, यस और नो, जल्दी करो।
जिसको उतारना है वो फटाफट एक बार उतारो, ये लो फटाफट एक बार उतारो। एक दो क्वेश्चन निकाल रहा हूं आपके लिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन निकाल रहा हूं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन निकाल रहा हूं आपके लिए। ये देख रहा हूं और कोई क्वेश्चन करवा सकते हैं इसमें आपका? चलिए इतने ही काफी है, एक दो क्वेश्चन और थे, फिर वो आप होमवर्क में कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन इजिली सॉल्व बाय योर सेल्फ, यू कैन इजिली सॉल्व बाय योर सेल्फ। ठीक है, सेट ऑफ के क्वेश्चन कंप्लीट, बाकी के आप करेंगे होमवर्क। अब आ जाओ रिटर्न ऑफ इनकम पर। रिटर्न ऑफ इनकम में बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। रिटर्न ऑफ इनकम चलिए 95 ईयर 95 में आया था क्वेश्चन, एक्स हुज इनकम कंसिस्ट ऑफ सैलरी ओनली। देखिए जी, रिटर्न ऑफ इनकम में एक्स एक बंदा है जिसमें सिर्फ सैलरी की इनकम आती है। फाइल इज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 ऑन 1st of January 2025। इट इज अ वैलिड रिटर्न। कुछ नहीं बोला इसने, इसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला सर। हाँ जी सर बोलिए। एक्स ने अपनी रिटर्न फाइल की असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए कब फाइल की? 1 जनवरी 2025 को। लास्ट डेट कब थी? हाँ जी, लास्ट डेट कब थी 2024-25 के लिए? सर 31 दिसंबर 2024। इसने फाइल की उससे अगले दिन, जो लास्ट दिन थी उससे अगले दिन फाइल की इसने। तो बताओ क्या ये रिटर्न वैलिड होगी? नो सर। ये रिटर्न कब तक फाइल कर सकता? 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न, बट लेकिन अब नहीं कर पाए। सर अपडेटेड कर दी हो तो? इसने कुछ नहीं बोला, इसलिए अपना दिमाग नहीं लगाने का। अपडेटेड बोलता तो वो बोलता, इसलिए ये वैलिड रिटर्न नहीं होगी। देखिए 139(4) where an SSC who fails to file the return of income within the due date under section 139(1) may file a belated return under section 139(4). रिटर्न फाइल कर सकता है 31 दिसंबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इन द गिवन केस उन्होंने अगले दिन फाइल की, सो ये रिटर्न हो जाएगी मेरी इनवैलिड। इनवैलिड। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर सचिन filed his return of income on 30th September 2024 related to assessment year 24-25. In October 23, his tax consultant found that interest on October 23 नहीं, October 24 करो इसको, इसको October 24 करो। In October 24, his tax consultant found that interest on fixed deposit was omitted in the tax return. वो कह रहा है कि वो भूल गया, एफडी पर इंटरेस्ट था वो डालना भूल गया। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न? आप बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आप कब तक बोल सकते हैं, मुझे ये बताइए। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आप कब तक बोल सकते हैं? सर 31 दिसंबर तक। तो ये क्या ये रिटर्न बिलेटेड रिवाइज कर सकता है? अगला क्वेश्चन, क्या ये रिटर्न रिवाइज कर सकता है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं रिवाइज करने में, तो रिवाइज करने में तो कोई इशू है ही नहीं। लिखो फटाफट, फटाफट लिखेंगे साहब। सर क्या लिखेंगे कि
देखिए व्हाट इज द टाइम लिमिट फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न 139(4) नॉट फर्निश आरओआई विद इन द टाइम अलाउड कर देता है 31 दिसंबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिच एवरी ईयर देयरफॉर 31 दिसंबर 24 तक वो भर सकता है। बड़े आसान से नन्हे मुन्ने से कॉन्सेप्ट्स होते हैं बड़े। ये एग्जाम के क्वेश्चन है नवंबर 2017, नवंबर 1995, कब कब तक के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हम। कैन सचिन फाइल रिवाइज रिटर्न? हाँ, 31 दिसंबर 2024 तक 139.5 अलाउ करेगा इसको, 139.5 अलाउ करके चलेगा। अगर आपको कोई भी ओमिशन, रॉन्ग स्टेटमेंट, कुछ भी दिक्कत आती है तो डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट तो फर्निश रिवाइज रिटर्न। यस, 31 दिसंबर। यस और नो? यस सर। इससे अगला देखो, एग्जाम में 2 बार आया है। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर एक्स सबमिट इज रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 12th September 2024 for assessment year 24-25 consisting of income under the head house property and IFOS। 2 जगह उसने अपनी इनकम दिखा दी, हाउस प्रॉपर्टी में और IFOS में। 21/11/2024 को, 12 सितंबर को रिटर्न फाइल कर दी थी, 21 नवंबर को उसको पता चला कि he had not claimed deduction 80 TTA in respect of return of interest on saving bank account. He wants to revise his return since 31st December has not lapsed of relevant assessment year. Discuss। वो कह रहा है बताओ क्या वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है, यस और नो? जल्दी बोलो, बोलिए। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, अपना दिमाग लगाओ, सोचो। क्या मैंने कुछ टाइम लिमिट बताई थी आपको कि आपको अपनी रिटर्न विद इन टाइम फाइल करनी है, ऑन टाइम फाइल करनी है, ये क्लेम करने के लिए? सर बोला था, सर आपने बोला था हाउस प्रॉपर्टी की तो कोई जरूरत नहीं है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं है, डिडक्शन भूल गया। डिडक्शन के लिए मैंने कोई टाइम लिमिट बोली थी कि डिडक्शन क्लेम तब होगी जब आप टाइम पर रिटर्न फाइल करोगे, ऐसा कुछ बोला था डिडक्शन के लिए। लॉसेस के लिए आई नो मैंने बोला था, लॉसेस के लिए, कैरी फॉरवर्ड के लिए मैंने बोला था, लेकिन क्या डिडक्शन के लिए बोला था? यही मेरे दोस्त, यही क्लियर होना चाहिए, यही। नहीं सर, आपने डिडक्शन के लिए नहीं बोला था, तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। Since Mr. X income under that house property IFS does not fall under the category of person required to tax audit, वो उसमें फॉल करता ही नहीं कि उसको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट पड़े। उसकी नॉर्मल इनकम है, उसने नॉर्मल आईटीआर फाइल की। नॉर्मल आईटीआर की ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। हाँ जी, नॉर्मल आईटीआर की ड्यू डेट कब है? 31 जुलाई। सबमिट रिटर्न 12 सितंबर। हाँ भाई, बिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं? मिस्टर एक्स कैन रिवाइज द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाय मिस्टर 30 टू क्लेम डिडक्शन 80 TTA। हाँ, वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी देरी के वो कर सकता है। चलो लास्ट क्वेश्चन आपका, बाय होम, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्त, मई 2017। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, इतने ही, इस चैप्टर का टफेस्ट लेवल यही है जो मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। इसलिए ये चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो 15 मिनट में रिवाइज हो जाते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, मजे हो जाते हैं। हाँ जी, बाय होम शुड द रिटर्न ऑफ इनकम साइंड बाय द फॉलोइंग पर्सन। एक क्वेश्चन आया एग्जाम में था, इसीलिए वो पढ़ाया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी का कौन साइन करेगा? सर, सीईओ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। बहुत बढ़िया। कंपनी इन विच इज बीइंग वाउंड अप, जो कंपनी वाउंड अप में चली गई है, वाइंडिंग अप चल रहा है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली व्हेन कर्ता इज अनेबल टू साइन, कर्ता अनेबल टू साइन, क्या बोला था? अडल्ट मेंबर बोला था, याद है? साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, कोई भी उसका कर्ता धर्ता होगा वो साइन करेगा। अगर वो कंपनी होगी तो एमडी वगैरह कर देंगे, ऐसा कुछ। देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी में कौन साइन करेगा। पॉलिटिकल पार्टी में उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट मींस सीईओ। कंपनी विच इज बीइंग वाउंड अप, ऑब्वियसली उसका लिक्विडेटर करेगा, जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचएफ करता, अनेबल टू साइन, अडल्ट मेंबर, मेल हो या फीमेल हो। साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, अगर वो रिसर्च एसोसिएशन कंपनी है तो ऑब्वियसली एमडी करेगा, एमडी नहीं कर सकता तो कोई डायरेक्टर करेगा, एओपी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा, एनी अदर पर्सन है तो पर्सन या उसके बिहाफ पर कोई उसका कॉम्पिटेंट पर्सन। बात समझ आई कि नहीं आई? दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हुए, दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हुए। हाँ जी, दोनों
चैप्टर्स कंप्लीट हुए, दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। अभी 10-15-20 मिनट बची हुई है, नया चैप्टर शुरू नहीं कर पाएंगे। नया चैप्टर कौन कौन सा बचा हुआ है दोस्त? अब आपके बहुत कम चैप्टर्स रह गए हैं। एग्जेम्पशन बचा है, एडवांस टैक्स बचा है, 2 चैप्टर, क्लबिंग बचा है, 1 या 1.5 क्लास, 2 क्लास मैक्स टू मैक्स, 2 क्लास मैक्स टू मैक्स जाएंगी, सिलेबस ओवर। थैंक यू सो मच, यहां तक आप लोग आए, बने रहे, इतना प्यार दिखाया, इतना भरोसा दिखाया, तो यकीन मानिए दोस्त, भरोसा मैं भी आपको दिखा रहा हूं। जितने भी मैंने क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड किए पूरे के पूरे सॉल्व करके चले जाइए, यू विल डेफिनेटली पास इन May 24। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, जय हिंद टू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।